किसी से 12 घंटे दिन में प्रेम करना पॉसिबल है? यही तो कमी है। सरकार के माध्यम से ये चीजें अगर लीगल हो जाएं तो मैं इतनी सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, ये सब हुआ। सेक्स एजुकेशन, तो क्या वो गूगल की सीईओ बन जाते हैं? तो इस तरह की आदमी जब ग्रोथ कर रहा है, जब फैलाव, जैसे आपने जिब्रिस का जिक्र किया, निश्चित ही बच्चे इससे आनंदित होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंश्योर ओशोनिक एजुकेशन में। और इस चैनल में ओशो की देशनाओं के साथ यात्रा करते करते आज हम पहुँचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो कि एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं और लंबे टाइम से ओशो के साथ जुड़े हुए हैं, ओशो की देशनाओं के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो स्वागत है स्वामी ध्यान चैतन्य जी आपका हमारे चैनल में। यहीं पे ही साथ में जो इस चैनल की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और हर तरीके से ये चैनल उनके आगे पीछे ही घूमता है। स्वागत है स्वामी जीवन क्रांति जी। आज हम बात करेंगे ओशो की देशनाएं एजुकेशन को लेके स्वामी जी से। तो स्वामी जी बताइए, किस तरीके से आप ओशो की शरण में गए, या ओशो ने आपको चुना, या आपने ओशो को चुना, जो भी आपके साथ ओशो की जो कहानी है, कैसे आप उनसे जुड़े, उसके बारे में थोड़ा सा अपना। देखिए, जुड़ने का जहाँ तक ओशो से सवाल है, वो जिस प्रकार से एक बच्चे को बारात की धुन सुनती है, बारात में बाजा बजता है ना, और वो बैंड की धुन सुनती है तो एक बगैर नचाए हुए नाच आ जाता है। बिल्कुल सही बात। तो मैं मेरे मित्रों को देखता था, मेरे आजू बाजू में मित्र रहे ओशो के, काफ़ी बड़े सन्यासी हैं वो लोग। तो मैं उनकी इस धुन को अपने आप के अंदर एक थिरकना महसूस किया कि यार ये लोग कहाँ जाते हैं और इस वेशभूषा में इनको ऐसा क्या मिलता है जो ये आनंदित है। तो मैंने सोचा कि मिला जाए। तो इससे पहले भी मैं ओशो के बारे में थोड़ा कुछ किताबें पढ़ता था, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान मेरा हो नहीं पाया। अब ये तो पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। फिर जैसे जैसे मैं उनकी इस बारात में मैंने भी अपनी सीट ली और उस बारात में मैंने भी आनंद को लेना शुरू किया, तो धीरे धीरे मुझे भी आनंद आने लगा। अब उस आनंद का बखान तो मैं क्या करूं कि अब मुझे अच्छी तरीके से मैं कह नहीं पाऊंगा उस चीज़ को वो क्या चीज़ है। तो बस मित्रों के साथ में आनंद आने लगा इस यात्रा में, और धीरे धीरे ये यात्रा शुरू कर दी। स्वामी प्रणाम। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और एक स्कूल रन करते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है जो ओशोनिक एजुकेशन की, वो एजुकेशन के ऊपर है। ओशोनिक जो प्रोग्राम जो अपना चल रहा है, तो उस सिलसिले में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अपन सब लोग पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़ रहे हैं, ओशो को फैला भी रहे हैं, मान भी रहे हैं कि हाँ ओशो ने बहुत दिया, ये दिया वो दिया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ओशो जिस तरह से बड़े बड़े विवेकानंद शामिल हैं, बुद्ध को भी हमने शामिल कर लिया है कहीं कहीं शिक्षाओं में, तो क्या ओशो का पाठ्यक्रम में शामिल होना क्या ज़रूरी नहीं है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? आप बहुत सुंदर ओशो का चरित्रार्थ इसमें पूछ रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। लेकिन क्या है, जैसे अभी हम कुछ चर्चाएं हमने सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं। जैसे हमने सुना 5000 साल पहले कृष्ण हुए, आज हम उसको पढ़ पा रहे हैं। 2500 साल पहले बुद्ध हुए, आज हम उसको पढ़ पा रहे हैं। तो ओशो की भी जहाँ तक मैं समझता हूँ एक गरिमा है, जो एक समय के साथ शायद ये सब चीज़ें हमें पाठ्यक्रम में भी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे समय के साथ कुछ चीज़ें एडजस्ट होती हैं, प्रकृति अपने आप इस चीज़ को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। तो जहाँ तक है, आने वाले समय में ऐसा महसूस होगा, और शायद जैसे हम इन महापुरुषों को आज, जो पूर्व महापुरुष हुए हैं, उनको आज हम पढ़ पा रहे हैं सिलेबस में, तो निश्चित ही ओशो को भी आने वाले समय में निश्चित पढ़ा जाएगा और वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित होगा। ये मान सकते हैं हम लोग कि अब धीरे धीरे हम उसको लेट कर रहे हैं। तो ये तो हमारी शिक्षा पद्धति को जो लोग चुनाव कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों को इस और ध्यान आकर्षित, अगर अपन सब लोग इस चीज़ को देखें तो शायद निश्चित उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाएगी, और जल्दी ही ये चीज़ें शायद सम्मिलित हो जाएगी, और होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। स्वामी जी, जैसा कि
आप प्रोफेशनली एक टीचर हैं और अपनी खुद की एक स्कूल भी चला रहे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें आपके हिसाब से होती है, एक तरीके से कि आपकी स्कूल है, आप ही उसके डायरेक्टर हैं, तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही चलता होगा। तो आपने अपनी स्कूल में मतलब ऐसी क्या चीज़ें ओशो के देशनाओं के हिसाब से एक शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति जो तो ओशो क्या ने आपने डिफाइन बदलाव करी है, करने की कोशिश की है उसमें? उसमें आप किस तरीके से उसको एंट्री करवा रहे हैं ओशो की चीज़ों को अपनी स्कूल के अंदर? जी जी, बहुत सुंदर। देखिए, जहाँ तक आपने पूछा कि हमें भी, मैं प्राइवेट एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमें भी जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, एजुकेशन की नीतियाँ हैं, उन पे काम करने के लिए हमें बाध्य किया जाता है। तो कुछ हद तक जो मोस्टली जो लीगल चीज़ें हैं वो तो हम सरकार की नीतियों के हिसाब से ही काम करते हैं और करना भी है। लेकिन साथ में जो हमें ओशो से जो सीखने को मिल रहा है, उस चीज़ को मन में ये एक उमंग आती है कि उसको हम बच्चों के चरितार्थ में कैसे डालें, एक ललक आती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक रोक होती है, उस रोक को भी हम अवॉइड कर करके और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे छोटे छोटे ओशो के बताए हुए मेडिटेशन हैं उनको बच्चों से शेयर करते हैं। तो शेयर ये नहीं कर करके करते कि भाई ये ओशो ने कहा, हमने ऐसे कहा है बच्चों को कि ये करके देखो। जैसे हमें ओशो बताते हैं कि भाई आप ये ध्यान करोगे तो आपको एक अलग चीज़ें फील होगी, आपको अच्छा फील होगा, बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो ऐसे वो चीज़ें हम बच्चों से शेयरिंग करते हैं और उनका फीडबैक भी लेते हैं। जब बच्चों को बताते हैं छोटे छोटे जो ध्यान विधियाँ हैं कि भाई कैसा क्या लगा, तो बच्चों से भी सभी से चलो ओवरऑल उसका परिणाम 100% ना आए, लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं ये एक हमें अलग नज़र आती है कि ये चीज़ें बच्चों से निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं उनको आनंद आता ही नहीं। मतलब धीरे धीरे ओशो की नीतियों को आप अपने स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान के प्रयोग आप करवा रहे हैं रेगुलर स्कूल में? छोटे छोटे जो ध्यान विधियाँ उसने बताई हैं वो हाँ सामूहिक रूप से हम बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हमें उनका मतलब अच्छा रुझान भी मिल रहा है, जो हमारे लिए बड़ी एक सौभाग्य की। हाँ, ओशो ने यही कहा है कि अगर ध्यान बच्चों में चला गया तो ऑटोमेटिक सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मतलब मूल चीज़ ये है कि आप वो बच्चों में ध्यान प्रवेश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत 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 ये बहुत खूबसूरत चीज़ आप कर रहे हो और मैं तो चाहूँगा कि सारी आपको परमिशन मिल जाए कि आप अपने हिसाब से स्कूल चलाओ। यही तो कमी है, सरकार के माध्यम से ये चीज़ें अगर लीगल हो जाएं तो मैं समझ रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का कि निश्चित जिस प्रकार गांधी को पढ़ने में बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, नेहरू को विचारों को आदर्श मान करके बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ओशो के विचारों को और ओशो को जिस दिन बच्चों ने सामूहिक रूप से लीगल रूप से एक बगैर डर भय के सुन लिया तो बच्चे दौड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ। हॉस्टल है आपकी स्कूल में? हाँ, हॉस्टल तो नहीं है, मैं हॉस्टल नहीं है बच्चे मतलब अभी। तो आप ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं हॉस्टल चला के, उसके बाद तो सब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। हाँ, कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि जैसे जो बच्चे रुचि लेते हैं तो उन बच्चों को हम 2-5 बच्चों को एक जगह बुला करके इसके बारे में कुछ चीज़ें शुरुआत तो कर रहे हैं। तो उनके मैंने बताया आपको कि कुछ रिजल्ट हमें सुंदर रिजल्ट आ रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें आप धीरे धीरे शुरू। हाँ, कुछ हद तक जिन बच्चों को रुचि होती है, जो बच्चे इसमें आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों को हमें जैसे हमारे छोटे छोटे कैंप भी रखते हैं तो उसमें हम उनको आमंत्रित करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं। आप इस चीज़ को और बढ़ाए जिससे कि ओशो की देशनाएं पहुंचे वहां तक। हाँ स्वामी जी, जैसे अभी एजुकेशन की अपन बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी आया कि ओशो भाषा को लेकर, मतलब ओशो की क्या विचार हैं कि भाषा, क्या अपनी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए या हिंदी भाषी होना चाहिए, मतलब क्या लैंग्वेज को ओशो प्रमोट करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, मतलब क्या है ओशो का इसमें नज़रिया, प्लीज़ हमें बताएं थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ विविधता में एकता है, लेकिन मैं जहाँ तक आपने भाषा का सवाल पूछा है, इस विविधता में आपको कहीं एकता नज़र नहीं आ रही है। देख रहे हैं कहीं तमिल का झगड़ा है, कहीं उर्दू का, कहीं फारसी का, कहीं गुजराती का, कहीं राजस्थानी का, इन विविध भाषाओं का झगड़ा है। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि पशु, जंगल के पशु होते हैं, जब वो जंगल के इधर उधर एक दूसरे कोने से आते हैं और एक पेड़ के नीचे एकत्रित होते हैं तो कुछ समय के लिए हल्का फुल्का वो सींगमारी करते हैं, लेकिन फिर आप देखोगे उनके अंदर इतना मन चैन और शांति हो जाती है। जबकि मैं समझता हूं उनकी कोई भाषा होगी अलग अलग क्षेत्रों की। तो ओशो ने कहा है कि इस जंजाल से बच करके आप सामूहिक सभी क्षेत्रों से
रीजनल भाषाओं को छोड़ करके अपन धीरे धीरे सभी को भी, स्पेशली एक भाषा को अपन तवज्जो ना दे, ना उर्दू को दे, ना फारसी को दे, ना गुजराती को दे, ना इंग्लिश को दे, तो धीरे धीरे हम अपने आप को एक सहज महसूस करने लगेंगे और वो भाषा धीरे धीरे उसमें सभी भाषाओं का संगम हो जाएगा, एक निकल करके आ जाएंगी जिस भाषा को हम सब लोग समझना शुरू कर देंगे। सर वो इंसानियत की भाषा होगी। बिल्कुल वो इंसानियत की भाषा होगी। जैसा कि आप स्वामी जी अभी आपने बताया कि अलग अलग भाषाओं को तवज्जो न देके एक भाषा होनी चाहिए जो इंसानियत की भाषा बने आगे जाके। तो ये तो हो गई अपनी आम जिंदगी की भाषा के बारे में बात होगी। अगर हम ये देखें कि एक लैंग्वेज में अगर एजुकेशन भी एक ही लैंग्वेज में रखी जाए तो उसके बारे में ओशो ने क्या विचार प्रकट किए हैं कि किस भाषा, एक भाषा होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, या क्या मतलब किस भाषा में पढ़ाया जाए बच्चों को जो उनको आगे भविष्य के लिए भी अच्छा हो और वो एक यूनिवर्सल चीज़ हो। हाँ। उस बारे में आप बताएं। देखिए, भाषा का जहाँ तक सवाल है तो ओशो ने इसी बात पे जोर दिया है कि विश्व किस लैंग्वेज में एक छत के नीचे हो सकता है। छत से मेरा तात्पर्य कि भी हम सब मतलब आपस में किस सहज रूप से एक दूसरे को किस भाषा में समझ सकते हैं। तो उन्होंने मोस्टली अंग्रेजी भाषा को लेकर के इस बात में कहा है कि पूरे विश्व के अंदर इस भाषा को एक अपन सहज भाषा ले रहे हैं, सहज तरीके से एक दूसरे को अपन इससे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इस भाषा को ही मतलब ओशो ने वरीयता दी है और एजुकेशन के लिहाज से अपन हाँ, मतलब ओशो ने ये कहा है कि क्षेत्रीय भाषा या फिर एक हिंदी या कोई स्पेसिफिक भाषा नहीं हो, ऐसी भाषा हो जो अपन मतलब जो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो भाषा है कि उसमें जुड़ के कि हर आदमी को वो भाषा आए, हर आदमी की बात समझे। तो उसमें ओशो ने इंग्लिश के लिए अंग्रेजी के लिए बोला है कि अंग्रेजी भाषा है जो पूरे विश्व में मतलब 70% भाषा अंग्रेजी बोली जाती है। तो हम आज उस स्थिति में नहीं है कि अपन सिर्फ अपने गांव में या शहर में या देश में रह के काम कर सकते हैं। नहीं, वैसे अपने देश में भी अंग्रेजी भाषा खूब बोली जा रही है, आप सब बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं लोग जी। इसका रीजन मतलब इंग्लिश का उनका बताने का रीजन ये है कि 70% जगह ये बोली जाती है, या इसके पीछे उनका कोई और विचार चल रहा है? ग्लोबलाइजेशन के लिए, जैसे ओशो ने बताया है कि जैसे अब भारत के, जैसे वो अभी अपन बात करते कुछ दिन पहले, वो पिचाई गूगल के सीईओ थे, अगर वो हिंदी भाषा ही सीखते, हिंदी ही सीख के जाते तो क्या वो गूगल के सीईओ बन जाते? तो इस तरह की आदमी जब ग्रोथ कर रहा है, जब फैलाव हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पूरी सीमाएं टूट रही हैं, तो हमको लैंग्वेज भी ऐसी आए, बच्चों को अभी से ऐसी आए कि वो हर जगह एडजस्ट कर सके। जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने शायद इस बात पे ज़्यादा जोर दिया होगा कि जो भाषा सबसे आगे तक पहुंची हुई है, मतलब जहाँ तरक्की हो सकती है उस भाषा में एजुकेशन कराई जाए। समय की मांग है, ये समय की मांग है। हमें मतलब इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि हमें हिंदी को ही प्रमोट करें, नहीं। आज हम सहज तरीके से विश्व अंग्रेजी भाषा में मतलब बन पा रहा है, एक छत के नीचे अंग्रेजी भाषा में आ रहा है। तो हमें उस झंझट में नहीं पड़ना है कि हमें राजस्थानी बोलनी है, हमें हिंदी बोलनी है, हमें फारसी बोलनी है। मतलब बोल सकते हो, लेकिन उस भाषा से हम सभी को टच कर सकते हैं। तो ओशो का कहने का मतलब यही है कि आप अंग्रेजी भाषा से विश्व को टच कर सकते हैं। तो निसंदेह आज समय की मांग है और निसंदेह आज हमारे देश के अंदर भी अंग्रेजी भाषा बहुतायत से बोली जा रही है। आज अंग्रेजी लेटेस्ट वर्जन आ रहा है। हाँ, मतलब इसको विवाद का मुद्दा नहीं बनाए और ये समझा जाए कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज से ज्यादा डेवलपमेंट की साइड हम बढ़ सकते हैं, तो एजुकेशन भी हमें इंग्लिश में ही करनी चाहिए। हाँ जी, ये बिल्कुल बात। चलो, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सच बात भी है कि अगर जिस जगह पे आगे बढ़ना है तो वहाँ पे जो चीज़ चल रही है उसको हमें वैसे भी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई स्वामी जी आपने। स्वामी जी, जैसे एजुकेशन तो अलग अलग तरीके की चलती है, अभी हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, और इस पढ़ाई में भी ओशो ने एक बहुत बड़ी बात ऐसी बोल दी जिसके पीछे इतनी सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, ये सब हुआ, सेक्स एजुकेशन। तो आप भी क्या अपनी स्कूल में कुछ इस तरीके की कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से बच्चों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि ये सब कुछ जानने के आपको, मतलब सेक्स एजुकेशन को लेके आपने कुछ कदम उठाया है? देखिए, एक कहावत है कि जो रास्ते भूल जाते हैं कहीं ना कहीं उन रास्तों पे भी अच्छे फूल खिले होते हैं। तो निसंदेह ही ये अब ओशो को भी कहने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ रही है, क्योंकि आज समाज भी, आज हमारा कल्चर भी इस बात को समझ पा रहा है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर जो हमारा सेक्स एजुकेशन है इसमें देश पिछड़ रहा है। तो निसंदेह जो बात 70 के दशक में, 1970 के दशक में ओशो ने बोली, तो कहीं ना कहीं
आज वो बात हमारे एजुकेशन में घर कर रही है। तो धीरे धीरे आज हम देख पा रहे हैं, तो अब हम इस एजुकेशन को शुरू कर रहे हैं। कक्षा 7 के अंदर भी इस चैप्टर में, साइंस के चैप्टर में इसका जिक्र होना शुरू हो गया है, जिसको हम पहले अवॉइड करते थे। तो धीरे धीरे जो बात अपन कर रहे थे कि सिलेबस को जोड़ने वाली बात है, तो ओशो को अब समझ रहे हैं लोग। निसंदेह धीरे धीरे हो सकता है समाज को अचानक, देखिए कोई भी परिवर्तन करते हैं तो अचानक परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या परिणाम आएगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ जी, कि ओशो के नाम से ही ना सही, लेकिन ओशो आ रहे हैं, ओशो आ रहे हैं, वो ओशो ही आ रहे हैं। निसंदेह हो सकता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई किस नाम से आ रहे हैं, लेकिन वो निश्चित उसकी देशना आ रही है। सेक्स एजुकेशन में भी उनकी देशना आ रही है। वो तो चीजें अपने आप चल रही हैं, वो तो जो अपने आप आएगा वो तो आएगा। आप क्या कर रहे हैं? जी देखिए, हम लोग ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ स्पीच ऐसे रखे जाते हैं, जैसे अब हम भी कुछ, देखिए समाज की कुछ बातें होती हैं जिसमें कुछ पेशेवर बातें भी ऐसी होती हैं जिनमें व्यक्ति को उस व्यक्तित्व में बंधना पड़ता है। तो हम भी कहीं ना कहीं अभी बंधे हैं। मैं ये नहीं कह पा रहा कि मैं निश्चित, मैं भी अटक रहा हूं उस बात में कि मैं स्वच्छंद होकर के उस बात पर विचरण करना शुरू कर दूं। कहीं ना कहीं वो डर है हल्का सा समाज का। तो उससे निकलने के लिए हम लोग भी ऐसा सेपरेट, एक क्लास के अंदर कुछ सेपरेशन कर देते हैं, जैसे मैडम के माध्यम से गर्ल्स कैंडिडेट को अलग से, बच्चों को अलग से। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक पर्दा रख करके हम लोग उस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जितना गुरु ने बोला उतना तो हम लोग अभी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो एक चिराग हल्का सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उससे कहीं उजाला हो जाए। बिल्कुल होगा। जरूर आप शुरुआत कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीजें जाएंगी आगे। कम से कम इतना है कि अभी हम हमारे घर में तो कर ही रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ेंगी और टाइम से तो आगे तक पहुंचेगी डेफिनेटली। स्वामी जी, ओशो ने मतलब हमेशा से दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलने की बात करी। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो चल रहा है कुछ भी छोड़ो मत, सभी चीज़ों को करके चलो भाई, खुश भी रहो, ध्यान भी करो, हर तरीके की वो क्रियाएं करो जो भगवान ने हमें बनाई है। आज आप जिस स्टेज पे, एक टीचर है, डायरेक्टर है, और साथ में स्वामी है, ओशो के सन्यासी बने हुए, आप वो सारी चीज़ें बैलेंस कर पा रहे हो? देखिए वैसे या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मैं अगर डायरेक्टर नहीं होता, मैं स्कूल नहीं चला रहा होता तो शायद मैं ये काम करता, ऐसी कुछ अंदर कोई बात दबी हुई है आपके? देखिए क्या है कि वैसे अभी तो मैंने बोला ना कि भाई ओशो की इस बारात के अंदर अभी मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, मेरा बचपन है, अभी मैं शैशव अवस्था से गुजर रहा हूँ। मुझे अभी इतना ज़्यादा तो खैर कुछ अभी फीलिंग्स आ नहीं रही। बाकी निश्चित ही ये जो चीज़ें हैं उस आनंद की ओर धीरे धीरे ले जा रही हैं कि बस मैं क्या कहूँ उस चीज़ को। देखिए, व्यवधान आता है, प्रकृति में पेड़ है, आंधियों के थप्पड़े खाता है, कभी आंधियां उसको इधर पटकनी लगाती हैं, कभी इधर लगाती हैं, लेकिन जब उसके रसीले मीठे फल हमारे होठों को छूते हैं तो वो आनंद आता है, बस पूछो मत। तो वही बस ठीक है, मैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, चाहे परिवार का हो, चाहे बीवी का हो, बच्चों का हो, इधर उधर की। सुबह कई बार ध्यान करते हैं, सक्रिय ध्यान करते तो आवाज़ कहते हैं कि पागल ने शुरू कर दिया, रोना चीखना चिल्लाना, ये सब चीज़ें सुनने को तो मिलती है, लेकिन बस वो जो रस है जब होठों को छूता है तो बस फिर आनंद ही आता है। तो वो चीज़ें बस आनंद है। देखिए क्या है, पीटने की बात तो क्या बताएं खैर, लेकिन धीरे धीरे अब पहले कहा ना मैंने, मेरा भी शैशव अवस्था ही है इसमें, ध्यान साधना में, तो पहले ये चीज़ें रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे बताया उसने, तो उन सब चीज़ों को हम उनमें लागू कर करके देखते हैं तो परिणाम कुछ बेहतर आ रहे हैं। तो पीटने की आवश्यकता नहीं है जहाँ तक है, नहीं मतलब अब नहीं है। पर जिस तरीके का सिस्टम है भाई, पहले अगर कोई काम हो रहा है कुछ ना कुछ तो ज़रूरत की वजह से वो हो रहा होगा। आज जिस तरीके से उसने बोला है कि ये सब चीज़ें तो करना बिल्कुल ही है ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, कि बच्चों को अपना जोर ज़बरदस्ती कुछ काम नहीं करवाना, उनसे मार पिटाई नहीं करना, उनको फ्री छोड़ो, उनको खुला छोड़ो। तो ये खुलापन आप महसूस करा पा रहे हैं बच्चों को अपने स्कूल में? देखिए, आज मैंने बोला ना कि किसी भी चीज़ को परिवर्तन अचानक नहीं कर सकते। आज गार्जियंस की मांग ये है कि वो कक्षा 5 के अंदर ही बच्चे को सब कुछ देना चाह रहे हैं, मतलब कक्षा 6 के लिए छोड़ना नहीं चाह रहे हो, कक्षा 5 में ही देना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का भी ये रहता है
हमारा प्राइवेट एजुकेशन का काम है, तो कहीं ना कहीं हम भी ये सोचते हैं कि बहुत सारे स्टाफ का भी हमें पैसा उसके लिए भी निकालना होता है, उनको एक जीवन निर्वाह के लिए उनको कुछ देना भी होता है। तो अगर हम एक लकीर के फकीर हो जाएंगे इस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि हम, जो ओशो ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा में हम पिछड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से थोड़ा सा समझौता करना पड़ रहा है, थोड़ा सा हमें समझौता करना पड़ रहा है। तो हम वो चीज़ें भी लागू कर रहे हैं जो चाह भी रहे हैं, जो आप कह रहे हैं स्वच्छंद छोड़ना, लेकिन गार्जियन कह रहा है कि मेरे बच्चे को 5 का फाड़ा नहीं आ रहा, अभी कक्षा 2 में है, लेकिन हो सकता है उसको 5 का फाड़ा नहीं आ रहा है तो एक ड्राइंग बहुत अच्छी बना रहा है, लेकिन सही तरीका क्या है आपके साथ ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करने का? देखिए सही तरीका तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जो चीज़ें कही हैं, ओशो ने कही हैं कि अस्तित्व के हिसाब से किसी चीज़ को छोड़ दिया जाता है तो बेहतरीन परिणाम आते हैं। आप किसी भी चीज़ को देखिएगा, जो सेलिब्रिटी पर्सन हुए हैं उनकी आप जीवनी पढ़ के देखिए, निस्संदेह आपको मिलेगा कि जो उन्होंने चाहा है वो पाया है। आप किसी का भी अध्ययन करके देखिए, कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई का ही एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंसी का ही एक पढ़ाई रास्ता हो। अपने प्लेयर्स को देखिए कितने पढ़े लिखे हैं, आज जो सेलिब्रिटी पर्सन, आज हीरो को देखिए कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग, आज प्लेयर को देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये कोई बात नहीं है, ये तो धीरे धीरे जिसको हमने स्वतंत्र छोड़ा है, जैसे ओशो ने बोला है कि भाई अस्तित्व के हिसाब से इनको छोड़ दोगे तो वो अपने हिसाब से निर्वाह करते चले जाएंगे, निस्संदेह उसका परिणाम बेहतर आया है। स्वामी जी चलो, ये तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है जी। आप मेरे को ये थोड़ा सा, जो माताएं बहनें जो अब अगर अपना वीडियो देखते हैं जी, जो हम कोशिश कर रहे हैं उन तक कुछ बातें पहुंचाने की, उनके लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हो कि बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। अभी कोई बच्चा घर में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कोई बच्चा निकालता है माता के साथ निकालता है, पिता थोड़ा बिजी रहते हैं, काम काजों में लगे रहते हैं। तो एक इन वन लाइन और इन वर्ड व्हाट यू वांट टू से टू द हाउसवाइफ कि बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करें? बच्चों के साथ किस तरीके से, इसका तो सीधा सवाल सिर्फ एक ही है। ओशो ने भी कहा है कि प्रेम, कि आप जितना प्रेम कर सकते हो बच्चों को, बच्चे एक निर्मल हैं, स्वच्छंद हैं, एक परमात्मा की मूर्त मानो आप उनको, आप कि उससे सरल कुछ भी नहीं है। तो उनको अपन जितने प्रेम पूर्वक पालेंगे, अपन उनको जितना ज़्यादा प्रेम पूर्वक पालेंगे उतना बेहतर है। तो प्रेम करें उनको और उनको थोड़ा खुला छोड़ें। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि इतना छोटा है बच्चा, समझ नहीं रहा है, वो प्रेम तो करना है और खुला भी छोड़ना है, पर एक चीज़ ख्याल रखें कि उसको कोई नुकसान ना हो। कितना खुला छोड़ना है उस पर, हाँ, कि कोई नुकसान ना हो, कि कहीं बच्चा कहीं चोट ना लगवा ले या कोई वैचारिक कोई चोट ना लग जाए। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट प्रेम है छोटे बच्चे के लिए। आपको क्या लगता है स्वामी जी? स्वामी जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि प्रेम अपने माहौल के अंदर एक प्रेम रस छोड़ेंगे तो निस्संदेह ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आप बच्चे से चाह रहे हैं, जो मनसा रख रहे हैं, वो निश्चित ही फलित होगी उसमें। किसी से 12 घंटे दिन में प्रेम करना पॉसिबल है? प्रेम से मतलब आप जैसे क्या समझ रहे हैं? मतलब इस तरीके से बच्चे के साथ रहना कि पूरे 12 घंटे में उनको पीटो ही मत। नहीं, पीटने की तो बात है, 12 घंटे साथ रहना, स्वामी जी साथ रहने की कहाँ बात है। मतलब बच्चा जा रहा है कहीं तो वो गेम खेल रहा है, तो गेम भी तो खेल रहा है, तो उसमें भी तो एक होड़, एक प्रतिस्पर्धा ना रहे, वहां भी तो प्रेम पूर्वक खेले। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वहां भी तो मतलब प्रेम से पढ़ाई करे। बच्चा भोजन कर रहा है तो देखो माँ कितने प्रेम से खिलाती है, तो वो रस, वो कहीं ना कहीं, तो वो साथ रहने की और बिछड़ने की कहीं बात ही नहीं आ रही। आज वो काम नहीं हो पा रहा है ना। पहले बच्चे भूखे होते थे, खाना खाते थे, आज बच्चों को खाना खिलाने के लिए पीटना पड़ता है, ठोस ठोस के तो खिलाने के लिए। उसको लेके ऐसा क्या सिस्टम, मतलब अगर आपने अब तक की आपकी जो यात्रा रही है ओशो के साथ, उसमें अगर कहीं आपका सामना इन सब बातों से हुआ हो कि बच्चों को किस तरीके से टैकल करें, क्योंकि आज के दिन बिना फ़ोन के कोई बच्चे खाना नहीं खाते। उनको खाना खिलाना तो पहले टीवी दिखाओ, ये करो वो करो, और फिर कोई बच्चे हैं एक बात को 20 बार रिपीट करते हैं। एक बार प्यार से बोला जा सकता है, 2 बार 5 बार बोल दिया जाएगा प्यार से, उसके बाद भी एक लिमिट होती है, गुस्सा तो आएगा, और ऊपर से वो माँ है। तो उनके लिए कुछ कोई साधना, कोई मेडिटेशन टाइप कोई चीज़ ऐसी होती हो जिससे उससे फ़ायदा मिल सके? देखिए स्वामी जी क्या है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस बात को, कि समय के साथ कुछ चीज़ें बदलेंगी, अपन थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे सारी चीज़ों को समय पे छोड़ रहे हैं, हम थोड़ा पीछे जाएं, हम थोड़ा पीछे जाएं,
गुरुकुल व्यवस्था में जाएं तो आप देखो कि वहाँ कहाँ मतलब मम्मी का साया था, कहाँ पापा का साया था, सिर्फ गुरुओं का ही, गुरु के साये में वो लोग पलते थे। फिर धीरे धीरे देख रहे हैं कि थोड़ा अब वर्तमान में आ रहे हैं, तो जब वो व्यवस्थाएं ठीक थी तो आज हम ये सब चीज़ों में क्यों फंस गए कि बच्चे को खाने के लिए भी पीटना पड़ रहा है। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि कुछ साइकिल ऐसा चल रहा है, समय का कुछ बदलाव कह सकते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसा सिस्टम पनप रहा है कि ये चीजें जहां तक है कि स्वाभाविक हो रही हैं, ये चीजें थोड़ा स्वाभाविक भी हो रही हैं। हम ये ना माने कि गार्जियन ही इसका दोषी है, कुछ चीजें समय के साथ भी शायद ये परिवर्तन हो रही हैं और ये चीजें आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे कि हम देख रहे हैं और कुछ बेहतरीन होने की कोशिश में आ जाए। मतलब वो जो बेहतरीन तरीके से कर सके, मेरा सवाल यही है कि बेहतरीन तरीके से कर सके उसके लिए पेरेंट्स को भी कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी ना। सारे काम बच्चे ही तो कर नहीं सकते। बिल्कुल भाई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि बच्चे देख के करते हैं। अब पेरेंट्स के दिमाग में एक 7-10 चीज़ें चलती हैं, काम का भी है और भी 1000 तरीके के आसपास चीज़ें चलती रहती है। उस टाइम पे इतना कूल रह के बच्चों के साथ प्यार से पेश आने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? वो उसके लिए ध्यान है कि पेरेंट्स को प्रेम के साथ में खुद के अंदर खुद के जीवन में ध्यान लाना होगा। ध्यान अगर पेरेंट्स अगर ध्यान कर रहे हैं, घर में 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल रहे हैं अपने लिए, तो जैसे जैसे ध्यान फलित होगा वैसे वैसे प्रेम ऑटोमेटिक फलित होगा। प्रेम को ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने बच्चे को बुलाया कर दिया, कोई ऐसी नहीं है प्रेम। प्रेम तो अगर अपने जीवन में प्रेम है तो ही अपन प्रेम दे पाएंगे। जो चीज़ अपने जीवन में है ही नहीं तो प्रेम कहाँ से आएगा? जी जी, वो तो माहौल बनाने से बनेगा। हाँ, सही तो कह रहे हैं। हम परिवार में अगर meditation का माहौल बनेगा, जब पेरेंट्स ध्यानपूर्ण जीवन जिएगा तो प्रेम स्वभाव रूप से आएगा। और जैसे ध्यानपूर्ण जीवन जिएगा प्रेम उसके चारों तरफ फैलेगा तो बच्चे का इधर उधर जाने का खतरा है ही नहीं। मतलब मेडिटेशन करो, सीधी सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेडिटेटिव होने चाहिए पेरेंट्स। उसके बावजूद उसके साथ ही बच्चे की शिक्षा प्रेमपूर्ण हो सकती है और एक सही दिशा में अग्रसर हो सकती है। आप करते हो मेडिटेशन बिल्कुल, बच्चों के साथ या मतलब सबके साथ। बहुत अच्छा आपने स्वामी जी इसका मतलब मेरे को बताया जिससे सभी को उससे फ़ायदा मिलेगा। कोई स्वामी जी कोई एक चीज़ ऐसी इनसे वादा करवाओ ना कि ये अपनी स्कूल में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि स्वामी जी की जितनी भी बातें हमने करी हैं जी, ये हर बात को ले जाके कहीं ना कहीं इस चीज़ पे छोड़ रहे हैं कि सब धीरे धीरे होगा। हाँ, खुद कुछ भी करना चाहिए, मतलब बात ही कह धीरे धीरे होगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉसिबल ही ऐसे है, एक साथ कर दिया तो वो सब खराब भी कर देगा। तो अब धीरे धीरे में इनकी एक स्टेप तो ऐड कराओ कि इनकी स्कूल में एटलीस्ट ये खुद के 5 मिनट 2 मिनट कुछ भी एक चीज़ ऐसी जो ये बच्चों को एक सही दिशा में। बच्चों के लिए तो मैं आपसे एक छोटा सा एक प्रयोग करवाने की कहूँगा आपको। आप एक तो दैनिक रूप से जो प्रेयर होती है अपनी स्कूल में, जैसे स्वामी जी ने बताया था पहले भी अपने को एक ने, तो आप एक तो ध्यान जोड़ो कि नियत आप ध्यान करवाओ, चाहे वो 10 मिनट का ही सही। छोटे छोटे ध्यान जैसे ओशो ने बच्चों के लिए दिए हैं, जैसे लाफ्टर दिया है, लाफ्टर करवा सकते हो आप। या फिर जिब्रिस बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत ध्यान है, बच्चे बड़े आनंद लेते हैं उसमें। जिब्रिस का मालूम है आपको? जिब्रिस, हाँ, तो जिब्रिस करवाओ और करवा के फिर दिन की शुरुआत करो, आनंद आ जाएगा। स्वामी जी बिल्कुल आपकी बात हम रख भी रहे हैं और आगे और भी रखेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहली बात तो छोटे छोटे हम ध्यान विधियाँ करवा भी रहे हैं, और ये जैसे आपने जिब्रिस का जिक्र किया, निश्चित ही बच्चे इससे आनंदित होते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते रहते हैं तो वो एक गाली गलौज का एक माहौल है जो इसके माध्यम से उस विकार को इसमें निकाल करके अपने आप को सहज महसूस समझते हैं। तो निश्चित ही हम करवा भी रहे हैं, लेकिन हम इस पे और भी जोर देंगे, ध्यान देंगे बिल्कुल इस पे। ये रिक्वेस्ट है हमारी ओसोनिक एजुकेशन का जो हमारी यात्रा है, इसकी पूरी टीम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को अपने वहाँ पे जोड़ें। और चलते चलते अब लास्ट में एक बार आप हमें एजुकेशन का जो फ्लो है जिस तरीके से होना चाहिए उसको संक्षिप्त में एक बार और। देखिए, एजुकेशन का फ्लो बेहतरीन वातावरण के लिए तो यही है कि सहज तरीके से अपने आप को सहज रखते हुए जी, गार्जियन को भी अभिलाषा रहे, स्वामी जी बच्चों सहज को भी बोल रहे हैं, अभिलाषा रहे, इनके फेस पे सहजता तरीके से अपने आप झलक रही है। को रखें और सहज सिर्फ एक ही चीज से प्राप्ति है कि अपने आप को मेडिटेशन की ओर ले जाए, ध्यान की ओर ले जाए। अगर ध्यान की ओर अग्रसर हो गए तो शायद आपके ये सवाल पूछने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी स्वामी जी। निश्चित सारे मतलब जो प्रतिफल है जो गार्जियन के, वो निश्चित उसको सहज रूप से प्राप्ति होती चली जाएगी। बस ध्यान की ओर अग्रसर,
तो धीरे धीरे आप भी अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि निश्चित आप कितने बड़े एक प्रकार से अपने आप को समर्पित होकर के ओशो के इस यज्ञ में आप भी आहुति दे रहे हैं, तो आप भी बड़े सौभाग्यशाली है। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने ये जो कदम उठाया है, निश्चित बहुत सुंदर है ये कदम आपका, तो मैं तारीफ करूंगा इस कदम की आपकी। क्रेडिट गोज टू दिस मैन। और आप तो निश्चित ही, जिनका नाम जीवन क्रांति है, मतलब जीवन में क्रांति, तो निश्चित ऐसे कौन कर सकता है, निश्चित एक क्रांतिकारी आदमी कर सकता है। तो आप तो एक, हम इनको उस रथ पे एक क्रांतिकारी के रूप में इनको देखना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं। बहुत हमें ज्यादा आ गए, आप लोगों ने ये जो सौभाग्य दिया हमें ज्यादा आ गए।